गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रखकर के तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर भू आकृति विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पुनः हम लोग कुछ प्रमुख भू आकृतियों के विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है हिम नदीय सरोवर की अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाढ़ के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। अर्थात जो हिम का प्रस्फोटन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो बाढ़ आता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी हैं, उसी के विषय में पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न। तो कह रहा है कि जब हिमनद के पिघलने से जो जमा पानी है, इसमें जब अचानक बहाव होता है तो इससे जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है हिमोड़ और हिमरोधिका का विफल हो जाना, अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप हिमोड़ जो हैं या हिम जिसके परिणाम स्वरूप रुके रहते हैं, अर्थात जो एक अवरोध होता है, जब वह अवरोध विफल हो जाता है तो भी बाढ़ आ जाती है। और इसी प्रकार लिखा है जो बृहद अनुप्रवाह से निश्रित पानी होता है, इसके परिणाम स्वरूप भी बाढ़ आ जाते हैं। लेकिन ये जो लिखा है डी वाला कि कुछ सेकेंड के लिए घाटी त्वरित घटना है, तो यह कुछ समय के लिए नहीं होती है, बल्कि यह घटना जब प्रारंभ होती है तो कुछ सेकंड नहीं बल्कि कुछ घंटों और मिनट में ये घटनाएं संपादित होती हैं। तो इस आधार पर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है नीचे दिए गए, मतलब एक तरफ कथन है और एक तरफ कारण है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। कथन लिखा है प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कि जब समुद्र में जो बर्फ तैर रहा है, अगर यह बर्फ यहाँ पर लिखा है प्लावी हिमशैल, तो प्लावी का तात्पर्य है जो समुद्र में तैरता हुआ बर्फ है, यदि यह पिघल जाता है तो क्या इससे जल स्तर में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में कि अगर जल में पड़ा हुआ बर्फ पिघल जाए तो जल के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर लिखा है प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है। ये सत्य है, क्योंकि जो तैरती हुई वस्तु होती है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है कि 9 भाग उसका डूबा रहता है और 1 भाग सिर्फ ऊपर रहता है। तो यह तथ्य सही है और इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, क्योंकि ए गलत है लेकिन इसका आर सही है, कारण सही है। अगला लिखा गया है यह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसी के विषय में पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप सिंपल कहेंगे यल अगासिज महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? यल अगासिज महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत कौन सा है? कि हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था, यह विचार किसने दिया है? तो यल अगासिज महोदय ने दिया है। जबकि डेविस महोदय का सिद्धांत कह सकते हैं हम अपर्दन चक्र की संकल्पना से लिया जाता है, और डब्ल्यू पेंक का भी सिद्धांत उसी से लिया गया है। तो इस आधार पर हमारा बेहतर आंसर सी है। अगला लिखा गया है शीर्ष दीवार संबंधित होता है। तो शीर्ष दीवार किससे संबंध रखती है? तो जब हिमानी प्रक्रम के द्वारा सर्क बनता है, तो जैसे यहाँ पर कोई हिम की कह सकते हैं कोई पहाड़ी है, और यहाँ पर जब सर्क बनता है, क्या बनता है? सर्क बनता है। सर्क जब ऐसे बनता है तो इसमें क्या होता है? 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं दीवार, और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं बेसिन, और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं चौखटा। तो यहाँ पर जो सर्क है, सर्क को ही हम लोग कह सकते हैं हिमगह्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमगह्वर कहते हैं। और इसी में जो झील बनती है उसी झील को हम लोग टार्न झील कहते हैं। और सर्क के ही अन्य नाम होते हैं, जिसमें हम लोग एरिटे है, फिर वहाँ पर हम बात करते हैं कोल है, हार्न है, सब इसी के पार्ट है। तो जो सर्क हमारा है, इस सर्क के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं शीर्ष दीवार है, और एक पार्ट जो होता है उसको कहते हैं बेसिन है, दूसरा पार्ट होता है बेसिन, और जो तीसरा पार्ट होता है इसको कहते हैं चौखटा। क्या कहते हैं? चौखटा। तो 3 पार्ट होते हैं। तो कह सकते हैं इसी सर्क से संबंध रखने वाला संबंध आपका है। शीर्ष दीवार किससे संबंध रखता है? सर्क से। जबकि टर्न क्या है? यहाँ पर टार्न जो है, इसी बेसिन में जो झील बनती है उसी झील को हम कहते हैं टार्न।
और यहाँ पर जो लिखा है यू आकार की घाटी, तो हिमानी प्रक्रम से ही जब लास्ट स्टेज में देखा जाता है तो वहाँ पर यू आकार की घाटी भी बनती है। और नुनाटक भी हिमानी प्रक्रम से ही बनने वाला एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। तो यहाँ पर जितनी स्थलाकृतियाँ हैं सब अपर्दन जनित ही हैं और खास करके सब हिमानी प्रक्रम से ही बनी है, लेकिन सर्क का संबंध शीर्ष दीवार से है। और इतना भी ध्यान रखना है कि केवल शीर्ष दीवार का संबंध ही सर्क से नहीं बल्कि बेसिन का भी संबंध है, चौखटा का भी संबंध इसी से है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, कथन है और तर्क है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। कथन लिखा है बरखान का पवनोमुखी ढाल तीव्र होता है, तो यह गलत है। पवनोमुखी ढाल नहीं तीव्र होता है बल्कि पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, क्योंकि जब बरखान बनता है तो इसका तात्पर्य अगर इधर से हवा चल रही है ये ढाल स्लोप होगा, लेकिन जब इधर लास्ट होता है तो यहाँ पर ढाल तीव्र होता है। तो कह सकते हैं जो पवनमुखी ढाल है इसका ढाल मंद होता है, लेकिन जो विमुखी ढाल होता है इसका ढाल तीव्र होता है। तो यह सेंटेंस आपका गलत है। दूसरा लिखा गया बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं, तो ये सही है। शिखर का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं शिखर, और यह पवन की दिशा को ही इंगित करता है। तो इस आधार पर भी हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कथन गलत है और कारण यहाँ पर सही है। अगला लिखा गया है यहाँ पर, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को हम क्या कहते हैं। तो हमने ऐसा आपसे पहले ही कहा था कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर पहाड़ी है और यहाँ पर कोई लो लैंड एरिया है, फिर यहाँ पर ऐसे अगर आता है तो यहाँ से अगर अपर्दन होता है, क्या होता है यहाँ पर अपर्दन होता है। तो यहाँ से जब अपर्दन होता है तो अवसाद यहाँ से या गोले गोले पत्थर के टुकड़े यहाँ से हटते हैं, तो यहाँ पर बनता है पेडिमेंट। क्या बनता है? पेडिमेंट। लेकिन यही मलबा आकर के नीचे डिपॉजिट होता है। क्या होता है? नीचे डिपॉजिट होता है। और कहाँ डिपॉजिट होता है? कह सकते हैं प्लाया में। यहाँ जो ऊपर डिपॉजिट होता है यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े हैं और नीचे जो डिपॉजिट होता है छोटे छोटे। तो यहाँ पर झील है, प्लाया क्या है? झील है। तो झील और पेडिमेंट के मध्य में जो संरचना है इसी को कहते हैं बजादा। क्या कहते हैं? बजादा। इस आधार पर यह आंसर हमारा होगा बजादा। और ये भी ध्यान रखना है, ये तो पेडिमेंट है, ये क्या है? ये पेडिमेंट है, ये आपका प्लाया है और ये आपका बजादा है, जहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। तो यह जो संरचना मिलती है अर्धशुष्क सेमी एरिड रीजन में मिलती है, और साथ में जो फूट हिल से संबंध रखता हो, पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखता हो, वहां पर ये संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अगला लिखा गया है, जाजरील की जो घाटी है कहाँ पर स्थित है। तो जाजरील की घाटी इजराइल में है। कहाँ पर? इजराइल में। जाजरील की घाटी का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। इस तथ्य को भी स्मरण रखिएगा। अगला लिखा गया है, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है। पदार्थों के निक्षेपण के कार्य को हम कहते हैं निक्षेपण, लेकिन इससे जो स्थलाकृति बनती है उसमें जो कुछ उत्थान होता है उसको कहते हैं अधिवृद्धि। क्या कहते हैं? अधिवृद्धि। जो अनाच्छादन है, अनाच्छादन एक प्रकार से अपर्दन की संरचना होती है, इसमें कटाव होता है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा यह तो पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो निर्मित भूमि होती है उसको कहते हैं अधिवृद्धि। अगला लिखा गया है, जर्मनी में जो हिमगह्वर होता है अर्थात जो सर्क होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार। क्या कहते हैं? कार। तेज अगर लिखा है हिम टोपियां, तो हिम टोपियों को ही हम हिमगह्वर नहीं कहते हैं, हिम श्रृंग को भी नहीं कहते हैं, नुनाटक को भी नहीं कहते हैं, बल्कि किसको कहते हैं? कार को। क्योंकि जो अन्य स्थलाकृतियां दी गई हैं ये सब अलग प्रकार की ही स्थलाकृतियां हैं, ना कि हिमगह्वर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस है जो गलत है, शेष सभी सही हैं, और उसी गलत सेंटेंस की पहचान करनी है। यहाँ पर जो लिखा गया है सी वाला ऑप्शन, कि नदी पर भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम होती है, यह गलत है। अपर्दन क्षमता कम नहीं होती बल्कि अपर्दन क्षमता बढ़ जाती है। शेष जो यहाँ पर डी लिखा है, तो डी में लिखा गया कि जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर के चलती है, यह पूरी तरीके से सही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और गिलबर्ट महोदय ने इस पर एक सिद्धांत भी बताया है, और इसी को इन्होंने छठी शक्ति का सिद्धांत बताया है। नदी का जो छठी शक्ति का या जल का छठा शक्ति का जो सिद्धांत इसी पर बताया है कि जब नदी का वेग दोगुना कर दिया जाता है, जब नदी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो नदी के द्वारा जो भार को ढोने की क्षमता होती है उसमें 64 गुना की वृद्धि हो जाती है। कितना हो जाती है? यदि वेग में 2 गुना की वृद्धि हो गई तो इसके द्वारा जो भार को ढोने की क्षमता है इसमें 64 गुना की वृद्धि हो जाती है। और यह किसके माध्यम से बताया गया? तो गिलबर्ट महोदय के द्वारा यह सिद्धांत बताया गया है। अगला प्रश्न लिखा गया है,
केम की संरचना होती है, हमने पहले ही कहा है, केम है, केटिल है, यस्कर है, ड्रमलिन है या एक बास्केट है, ये सब जो संरचनाएं हैं कहीं ना कहीं यह हिमोड़ प्रक्रम से बनती हैं, अर्थात यह हिमानी प्रक्रम से बनने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति होती है। और इसी के विषय में पूछ रहा है कि यह किससे बनती है, तो विशेष तौर पर यह बजरी से बनती है, क्योंकि हिमानी प्रक्रम से जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्दन का कार्य किया जाता है, उसके फलस्वरूप जो वहां पर अवसाद होते हैं, बजरी होती हैं, उसी बजरी को ला करके लोलैंड एरिया में डिपॉजिट किया जाता है, जिससे केम, एस्कर, ड्रमलिन जैसी संरचनाएं बनती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात यहां पर एक सेंटेंस है जो सत्य नहीं है, शेष सभी सत्य हैं, तो उसी की पहचान करना। जैसे लिखा है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। अगर बहता है तो बंद कैसे हो सकता है, आप इसी में संदेह कर सकते हैं, क्योंकि बहने वाली अगर बर्फ प्रणाली है, वैसे ग्लेशियर बहने वाली ही एक स्थलाकृति हो सकती है, तो यह बंद प्रणाली कहाँ से है। तो इसी आधार पर यही सेंटेंस सही नहीं है, सिर्फ सभी सेंटेंस सही हैं। आप देख सकते हैं, घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार के हिमनद होते हैं, ये सही है। हिमयुग भूमि के समस्थिति समायोजन को प्रभावित करती, ये भी सही है। हिम नदी और क्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला सेंटेंस आपका गलत है, शेष सभी सही है। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, बहता हुआ जल अपर्दन का अब तक सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है, अर्थात अभी तक जितने भी ज्ञात हमको अपर्दन के कारक हैं, उन सभी कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इफेक्टिव है वह आपका बहता हुआ जल है। सतही जल सबसे प्रभावी है, तो यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला लिखा है, अपर्दन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर हो गए, पवन हो गए या भूमिगत जल हो गया, यह स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि ये सब जो कारक होते हैं यह कह सकते हैं पूरे ग्लोब पर नहीं एक्टिवेट होते हैं। जैसे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर केवल उच्च अक्षांशों में देखने को मिलेगा या उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, या कह सकते हैं विषुवत रेखा पे तो देखने को मिलेगा नहीं। पवन भी इसी प्रकार से सर्वत्र नहीं देखने को मिलता है। भूमिगत जल का भी प्रभाव सर्वत्र नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो बहता हुआ जल है या जो वर्षा का जल है या सतही जल है, यह सामान्यतया लगभग पूरे भूमंडल पर देखने को आपको मिलता है। इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा यह आपका पहला वाला होगा, दूसरा वाला गलत है, और इस आधार पर आंसर हमारा है ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला लिखा गया है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखा गया है पहला सही है और अच्छा यहाँ पर ए भी तो सही है ना, क्योंकि कह रहा है स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं, तो स्थानीय रूप से तो प्रभावी होते हैं, ये तो सही है, कोई डाउट नहीं है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। इस आधार पर आंसर हो गया सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं। तो जो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र होता है, स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप होता है, इसी को हम कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, अर्थात जो यूरोप का ये वाला पार्ट है, तो खास करके इसी को हम कहते हैं स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। और इस स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में खास करके नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क 3 राष्ट्र आते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में झीलें पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कभी काल हम लोग फिनलैंड को भी ऐड कर लेते हैं, तो फिनलैंड एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह झीलों का राष्ट्र ही कहा जाता है। अगर किसी को झीलों का राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाता है तो उसका नाम है फिनलैंड। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा और इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितने भी एक्टिवेशन लिखे गए हैं, जितने भी कार्य लिखे गए हैं, एक्शन हैं, ये सब नदी से संबंधित है। सिर्फ एक है जो नदी से संबंध नहीं रखता है, और वो है संदूर। क्या है, संदूर। संदूर का संबंध नदी कार्य से नहीं है। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान कीजिए। यहाँ पर लिखा है पहला सेंटेंस, लोएस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है, ये सही है, इस तथ्य को भी ध्यान रखना है। अगला लिखा गया है, लोएस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ये भी सही है। हमने प्रारंभ में ही बता दिया था 1-2 एपिसोड पहले ही कि जो लोएस होता है, जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में बनता है, इसकी एक परत आप कह सकते हैं बालू रेत, और कह सकते हैं वहाँ पर हम लोग मिनरल से बनते हैं, और एक परत इसमें कह सकते हैं हम लोग इसमें आर्द्रता का होता है। तो इस आधार पर यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। तीसरा लिखा गया है, लोएस का सबसे बड़ा जमाव ह्वांगहो घाटी में होता है, चीन में, ये भी सही है। सर्वाधिक जो लोएस का जमाव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसी ह्वांगहो घाटी में पाया जाता है।
चौथा लिखा गया है लोएस मिसिसिपी घाटी पैटागोनिया और न्यूजीलैंड में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर चारों सेंटेंस सही हैं और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवस्थापन पैटर्न नदियों के संगम पर पाया जाता है। तो जहाँ पर नदियों का संगम होता है अर्थात तीन नदियों का मिलन होता है तो वहाँ पर जो बसाव होता है, वहाँ का जो रहने का पैटर्न होता है वह त्रिकोणीय होता है। क्योंकि अगर कोई तिराहा है, तीन रास्ता है तो वहाँ पर भी त्रिकोणीय पैटर्न मिलता है। कोई नदी का संगम है तो वहाँ पर भी त्रिकोणीय पैटर्न मिलता है। लेकिन अगर अर्ध परिवृत्त पैटर्न हम देखें तो हम कह सकते हैं यह जो स्थलाकृति होती है किसी तालाब वालाब के आजू बाजू में मिलती है। उसी प्रकार स्टार, जब कई रोड एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर स्टार जैसी संरचना मिलती है। तो ये सारी स्थलाकृतियाँ अलग अलग प्रकार से देखी जाती है, जिसकी हम चर्चा जब हम देखेंगे अधिवास तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित, क्या परिहिमानी, यहाँ पर स्पष्ट रखिएगा, परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्णित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? पिंगो कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगो। कहाँ पर कहते हैं ये पिंगो, कहाँ पाई जाती हैं? तो अलास्का में। शेष हमारा आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैक्सिको में इस प्रकार से परिहिमानी की स्थलाकृति बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि या तो उच्च अक्षांश में रहता है कि निम्न अक्षांश में, यह निम्न अक्षांश में है। अब देखिए मैक्सिको का जो लोकेशन है यह विषुवत रेखा के समीप है। हाँ, जर्मनी तुलनात्मक तौर पर हम कह सकते हैं कि यह आपका बनता है खास करके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बनता है आपका खास करके अगर देखा जाए तो मैक्सिको आपका लघु अक्षांश पर है, मतलब निम्न अक्षांश पर है। जर्मनी उच्च अक्षांश पर है, लेकिन यहाँ पर भी पिंगो नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर परिहिमानी की घटना नहीं घटित होती है, या वहीं पर बनेगा जहाँ पर परिहिमानी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। चीन भी हमारे विषुवत रेखा के ही समीप में स्थित है, तो यहाँ पर भी परिहिमानी की घटनाएं नहीं मिलती हैं। तो जहाँ पर परिहिमानी की घटनाएं देखने को मिलेंगी वहीं पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है यहाँ पर एक तरफ यारडंग का स्थान लिखा गया है और एक तरफ अश्व विज्ञान लिखा गया है और इसको मिलान करना है, बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जैसे लिखा गया है जैसलमेर भारत, तो जैसलमेर जो भारत है इसका संबंध किससे है? तो कह सकते हैं इयोसीन चूना पत्थर से है। किससे है? इयोसीन चूना पत्थर से है। यहाँ पर लिखा है खास रेगिस्तान अफगानिस्तान, तो यह जो पार्ट है यह मृदा से संबंध रखता है, मृदा अश्व विज्ञान से संबंध रखता है। जो सिनाई है, सिनाई का अगर हम संबंध बात करें तो यह नूबियन बालुआ पत्थर से संबंध रखती है। और इसी प्रकार जो सऊदी अरब का संबंध है या कैलची चूना पत्थर से संबंध रखती है। और इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं 2143। तो 2143 अर्थात बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भू स्थलाकृति या भू स्थाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो हमको बताना है क्षरण प्रक्रिया द्वारा कौन सी स्थलाकृति इसमें बनती है और वो भी किसमें? तो यहाँ पर आपको देखिए क्षरण का तात्पर्य होता है अपर्दन जनित। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कौन सी स्थलाकृति अपर्दन जनित है उसी का चयन करना है। जैसे यहाँ पर एस्कर, तो एस्कर आपको पहले ही हमने कहा कि जो हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति होती है उसी में केम केटेड एस्केट ड्रमलिन पाए जाते हैं। तो इस आधार पर तो यह होगा ही नहीं क्योंकि यह निक्षेप जनित है। इसी प्रकार जो लिखा है सर्क है, एरिटे है या प्लाया है या स्टेक है, ये जो स्थलाकृतियां हैं ये पूरी तरीके से अपर्दन जनित हैं। कैसी हैं? अपर्दन जनित है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सी लिखा हिमोड़, हिमोड़ भी एक प्रकार से निक्षेप जनित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा है यहाँ पर स्टेलेग्माइट, और स्टेलेग्माइट भी क्या है? एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है जो कास्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है पवन अपघर्षण द्वारा पालिश रेत विस्फोटित और सांचे में ढला कंकड़े के रूप में जाना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिकोण। क्या कहते हैं? त्रिकोण। अर्थात यह एक चतुष्फलक संरचना होती है, लेकिन एक पार्ट वैसे तो होती है या इसमें चार कोण होते हैं
जिसको हम कहते हैं ड्राई कैंटर। क्या कहते हैं? ड्राई कैंटर कहते हैं, चतुष्फलक कहते हैं। लेकिन एक भाग इसका, एक फलक जो होता है यह सतह से संपर्क में रहता है, 3 फलक सिर्फ आपके वायु में रहते हैं। तो इस आधार पर देखने पे हमको यह त्रिकोण जैसी स्थलाकृति लगती है, लेकिन वास्तव में इसमें 4 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 4। एक फलक सतह पे रहता है और 3 फलक वायु में रहते हैं। तो इस आधार पर इसको त्रिकोण कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसके 4 फलक होते हैं और इसी आधार पर इसको चतुष्फलक भी कहते हैं और इसको ड्राई कैंटर भी कहते हैं। तो यह जो संरचना बनती है यह वायुड़ प्रक्रम के अपरदनजनित स्थलाकृतियों में जानी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर बात करें इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग आप देखते हैं या पेंक महोदय के द्वारा बताया गया एक अपरदनजनित स्थल रूप है। और त्रिकोणिका, ये भी इसका कोई खास ऐसा शब्दावली है नहीं। टिब्बा जो है यह भी कह सकते हैं वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाला एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न हमारा आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रश्न आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में या किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपर्दन से बनी है? यहां पर ध्यान रखिएगा, हमको ऐसे प्रश्न का चयन करना है, ऐसे उत्तर का चयन करना है जिसमें सभी स्थलाकृतियां अपर्दन से बनी हो और वो भी पवन अपर्दन से। अब आप खुद देख सकते हैं यहां पर यस्कर हिमानी प्रक्रम से बना है, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है यहां पर आप देख सकते हैं लोयस है, बालू का स्तूप है और लेपीज है। तो लेपीज जो है यह आप कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप नहीं बना है, यह भी वायुड़ प्रक्रम से नहीं है। लेकिन जो लिखा है भूस्तंभ तो वायुड़ प्रक्रम से बनता है, छत्रक शिला भी वायुड़ प्रक्रम से बनता है, यारडंग भी वायुड़ प्रक्रम से बनता है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर आप डी पे चलें तो यहाँ पर जो तुम्बोलो है, यह तुम्बोलो क्या है? तो तुम्बोलो हम कह सकते हैं यह सागरीय लहरों के द्वारा निर्मित होने वाली एक स्थलाकृति है। तो ये भी गलत है। सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा केवल और केवल सी। और इस आधार पर हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।